सभी को आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो गणित की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 11 आपके सामने बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करेंगे। इस अध्याय का जो शीर्षक है, ये अध्याय जो है ये सीधा और प्रतिलोम मतलब उल्टा के समानुपात पर आधारित है। तो हम पहले इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में 11.1 जो प्रश्नावली है उसके सभी सवाल बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको इन्हें समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दो राशियाँ। एक तो होती है एक्स राशि, एक मान लो वाई राशि। ये प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात में या फिर इनको बोले परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती हैं। यदि ये दोनों राशियां साथ साथ इस प्रकार से घटे या फिर बढ़े कि उनके जो संगत मान हैं उनका अंतर अचर रहे, कि उसमें किसी प्रकार का अंतर डिफरेंस ना रहे, उनमें सेम अंतर आए। अर्थात यदि हम ये कहें x बट्टा वाई और ये बराबर हो जाएगा के, तो यहाँ जो ये के है ये क्या है, ये एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव अचर है और x y परस्पर क्या है, अनुक्रमानुपाती कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में x के मानों x1 और x2, x के मान है x1 और x2, तो इसके मानों के लिए y के जो संगत मान हैं y1 और y2, तो वो क्रमशः इसी प्रकार के होते हैं। मतलब x1 बट्टा x2 और ये बराबर होगा y1 बट्टा y2 के। तो ये क्या होते हैं, ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। फिर हम बात करें कि दो राशियाँ कौन कौन सी, वही x और y अगर ये प्रतिलोम समानुपात में है, पहले तो हो गई प्रत्यक्ष वाले सीधे वाले में, अब प्रतिलोम समानुपात में या फिर परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कही जाती हैं। यदि x में हुई एक वृद्धि y के एक समानुपाती कमी उत्पन्न कर रही है, मतलब x में तो वृद्धि हो रही है और y में कमी हो रही है, इसी प्रकार ये उल्टा है। तो x में हुई कमी y के एक समानुपाती वृद्धि उत्पन्न करे ताकि इनके जो संगत मान हैं उनका गुणनफल हमेशा क्या रहे, अचर रहे। अर्थात एक्स वाई जो है वो बराबर हो के और एक्स वाई परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि x के मान x1 और y1 की बात हो रही है, इनके लिए y के संगत मान जो हैं वो y1 y2 हो, तो x1 y1 बराबर हो जाएगा x2 और y2 के। इसको हम x1 बट्टा x2 बराबर y2 बट्टा y1 इस प्रकार होता है। ये इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें x1 बट्टा x2 हो जाएगा मगर इसमें y2 बट्टा y1 हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिलोम है। फिर हम आगे इसमें बात करें तो इसमें हम चलते हैं, इसके जो उदाहरण है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें दिया गया है कि यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसके कुल मूल्य में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है, बैंक में जितनी धनराशि अधिक जमा होगी उतना ही ब्याज अधिक अर्जित होगा। जब किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा वही दूरी तय करने में लिए गए समय में कमी होती है। तो वृद्धि और कमी ये व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी के ये दोनों सीधे समानुपाती हैं। एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएंगे उतना ही एक कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा। तो इसमें ये बताया गया है। फिर हम बात करते हैं सीधा समानुपात क्या होता है। यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 18 रुपये हो तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, यह 54 रुपये है।
तो इसी प्रकार की 5 केजी या 8 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात करो। 1 किलो चीनी का 18 है तो 3 किलो चीनी का, तो 1 का 18 है तो 3 का हो जाएगा 18 गुणा 3 बराबर 54 रुपये। अब हमें 5 किलो चीनी का करना है तो 5 यहाँ 5 हो जाएगी और आगे गुणा 18 से हो जाएगा, तो 18 पंजो 90 रुपये, ये इसका मूल्य हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ हम बात करें, निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करना, चीनी का भार किलोग्राम में और मूल्य रुपए में, तो वहाँ इनको गुणा करके दिखाया गया है कि इसमें ये जो दिए गए हैं, 36 को 3 से गुणा किया 108 है, 36 को 5 से गुणा किया 180 है, फिर 36 को 6 से गुणा करके यहाँ लिखना है, और फिर 36 को 8 से गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर 36 को 10 से गुणा करके यहाँ लिखना है। तो ये सब आपको यहाँ करने हैं। फिर यहाँ पेट्रोल को दिखाया है एक्स में, एक्स लीटर में, और दूरी को दिखाया है वाई किलोमीटर में। तो यहाँ 4 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है, तो 8 लीटर में, तो यहाँ अगर ये दुगुना हो रहा है तो यहाँ भी ये दुगुना होना चाहिए, तो 60 का दुगुना 120। यहाँ ये 4 का तिगुना हो रहा है तो ये 60 का तिगुना 180 हो गया। यहाँ 4, यहाँ ये 15 हो रहा है, मतलब या तो आप इनको ऐसे कर लो 4/60, तो इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 1/15, तो ये सभी 1/15 में आने चाहिए। तो ये दूसरा भी 1/15 आ जाएगा, ये 8 से कट जाएगा तो 1/15 आ जाएगा। ये भी 12/180 है तो ये भी 12 से कट जाएगा। इसी प्रकार 15 को नीचे उतने से गुणा करें कि नीचे 15 को 15 से गुणा करना, फिर 20 को 20 एकम 20 और 20 को 15 से गुणा करें, वो संख्या यहाँ आ जाएगी। 25 एकम 25, 25 को 15 से गुणा करो, वो संख्या यहाँ आ जाएगी। तो ये इस प्रकार करना है। तो इसमें यहाँ दिखाया गया एक्स और वाई में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है, मतलब ये समानुपात है यहाँ दिखाया गया है, अथवा वे अनुक्रमानुपाती हैं। तो ये 4/60 है, 12/180 ये बराबर है, क्योंकि ये 1/15 है तो ये भी 1/15 ही हो जाएगा। एक्स और वाई में प्रत्यक्ष या सीधा समानुपात होता है, ये हमने बातें कर ली थी पहले। फिर हम आगे बात करें, इसमें एक घड़ी के बारे में बताया गया है। एक घड़ी लेनी है तो वो घड़ी लेंगे तो उसकी ऐसे 12 बजे उसकी बड़ी सुई हो, और फिर 3 बजे, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी 3 बजे, तो 15/90, तो ये 6 बार में हो रहा है। तो ये भी 30 को 6 से गुणा करो 180 हो जाएगा, मतलब 15 से डबल 30 है तो 90 से डबल 180 हो जाएगा। 15 का 3 गुना 45 है तो 90 का 3 गुना 270 हो जाएगा। 15 का 4 गुना 60 है तो 90 का 4 गुना 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, ये घड़ी में यहाँ दिखाया गया है। फिर हम आगे बात करें तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास कीजिए में कि निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि अक्ष और वाई के अनुक्रमानुपाती हैं। कि यहाँ तो अक्ष के मान दिए गए हैं ऊपर और नीचे वाई के मान दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि ये अनुक्रमानुपाती हैं या नहीं है। तो इसमें देखें, इसके 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2 आ रहा है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 आ रहा है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो सभी में 1/2 इनका मान आ रहा है। इस प्रकार हम देखें कि इन दोनों की कीमतों का औसत जो है वो स्थिर है, वो 1/2 आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई जो है वो स्थिर विचरण 1/2 के अनुक्रमानुपाती हैं। तो ये बात सही है। दूसरे वाले में बात करें, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आ रहा है, और यहाँ 2 पंजे 10, 2 चौको 8, यहाँ 5/4 आ रहा है। तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं है। इसमें एक्स और वाई
अनुक्रमानुपाती नहीं है। उनकी कीमतों का औसत जो है वो बराबर नहीं आ रहा। एक में 3/2 आ रहा है, दूसरे में 5/4 आ रहा है, तो सभी में अलग अलग आ रहा है। तीसरे की बात करें x/y, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 आ रहा है। 4 दूनी 8, नहीं 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3 आ रहा है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1/3 आ रहा है। मगर 15 एकम 15, यहाँ 45 होता तो 1/3 हो जाता, तो यहाँ 1/4 हो गया। तो ये भी अनुक्रमानुपाती नहीं है। अब हम इसमें सेकंड वाले की बात करें, तो इसमें पूछा गया है, यहाँ मूलधन मतलब P दिया गया है 1000 रुपये, ब्याज की दर मतलब R दिया गया है 8% वार्षिक। तो इस सारणी को हमें भरना है साधारण ब्याज से और चक्रवर्ती ब्याज से। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है और ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ P की जगह 1000 हो जाएगा, 1000 गुणा R की जगह 8% है, तो 8 गुणा समय 1 वर्ष पहले 1/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 8 को 100 से भाग दिया, 8 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 को 10 से 100 नहीं है, ये 10 है, 8 डाई 80 हो गया। तो 1 वर्ष के लिए तो 80 हो गया। यहाँ 2 वर्ष करें तो यहाँ 8 डाई 80, 80 दूनी 160, दूसरे वर्ष के लिए 160 हो जाएगा। तीसरे वर्ष की बात करें तो यहाँ 3 कर दें, फिर 10 8 80 तो हो गया, 80 को 300 करो, 8 तिये 24, 240 रुपये। तो ये तो बात हो गई साधारण ब्याज की। अब चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो इसमें P तो वही रह जाएगा 1000, 1 प्लस दर दे रखी है 8/100 और समय दे रखा है पहले 1 वर्ष के लिए करना है और माइनस 1000। तो ये अपने पास आ चुका है। इस प्रकार से इसको करना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, ये एक पहले इसको हल करते हैं। तो पहले इसको यहाँ तक हल करते हैं। तो ये 1000 गुणा 100 एकम 100 और 8 108/100। फिर इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 108 को 10 से गुणा करते हैं तो 1080। तो यहाँ हम बात करें 1080 रुपये 1 वर्ष तक का आ गया। अब दूसरे वर्ष का करें तो इसमें 1000 तो वही रहेंगे, फिर गुणा 108, इसमें 1 वर्ष के लिए था, अब इसमें 2 वर्ष का करेंगे तो 2 बार 108/100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 108 को 108 से गुणा करो और फिर उसमें 10 का भाग देंगे। तो अपने पास यहाँ आने वाले हैं 1166 रुपये, 1166.4 रुपये। मगर ये तो क्या है, फिर हमें इसमें माइनस P और करना है। तो 1080 में से 1000 कम करेंगे तो यहाँ भी 80 रुपये 1 वर्ष तक के लिए आ रहा है। इसमें भी 1000 कम करेंगे तो इसमें अपने पास 166.4 रुपये आ रहा है। तीसरे वर्ष तक के लिए करते हैं तो यहाँ एक बार और 108 हो जाएगा बट्टा 100 हो जाएगा। इनको गुणा करते हैं तो अपने पास 1259.712 रुपये आएंगे। उसमें भी 1000 रुपये हम कम करते हैं, ये P वाला, तो इसमें अपने पास आएंगे 259.712 रुपये। तो ये इसमें अंतर हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये और देख लेते हैं। मान लो अपने पास ये स्थिति आ गई है, फिर ये संख्या अपने पास आ चुकी हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीपल मतलब वज्र गुणा करेंगे। 5 को y2 से गुणा करेंगे तो 5y2 बराबर 210 को 2 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो y² बराबर 420/5, 5 8 40 और 2 0 520, 84 अपने पास आ गया। ये 84 यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हैं। यहाँ भी आपको क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। 10 को अक्ष से 10 अक्ष बराबर 14 को 15 से, तो 14 गुणा 15 भी कर सकते हो। या फिर आप अगर ऐसी संख्या दे 14/10 बराबर अक्ष/15, तो ऐसी संख्या में
आप नीचे नीचे वाली संख्या काट सकते हो। तो 5 से ये कट रही है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। आप इसको छोटा भी कर सकते हो और ऊपर वाली छोटी हो जाएगी। या आप इस प्रकार भी इनको देख सकते हो, 5 दूनी 10 है तो 5 तिये 15 है। उसी प्रकार कितने दूनी 14, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ 7 तिये हो जाएगा, तो यहाँ x की जगह 21 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार भी इनको हल कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करके आप कर सकते हो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है ये आपको याद होने चाहिए, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2.5 किलोग्राम में कितने हैं, 2.5 मतलब 2.5 किलोग्राम। तो यहाँ 2 किलोग्राम के 2000 हो गए और 500 ग्राम आगे है, तो 2500 ग्राम ये अपने पास हो चुके हैं। फिर यहाँ दूरी किलोमीटर में और मिनट। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये मिनट की बात हो रही है, तो इसमें 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ भी आप इनको क्रॉस मल्टीपल करके आसानी से हल कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क यहाँ दिए गए हैं। यहाँ घंटे दिए गए हैं, यहाँ रुपए दिए गए हैं। तो हम घंटे मतलब आवर्स, तो उसके लिए H और रुपए के लिए R। तो ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे, ऊपर घंटे हो जाएं और नीचे उसकी रेट हो जाए। तो 4 घंटों की रेट 60 है, 8 घंटों की रेट 100 है, 12 घंटों की रेट 140 है और 24 घंटों की रेट दे रखी है 180। इसमें हमें क्या देखना है कि जांच करनी है कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है, मतलब इनका अनुपात बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ देखें, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, 1/15 आ रहा है। मगर यहाँ देखें 8 एकम 8 और फिर नीचे ये कट नहीं रहा है, मतलब ये इसके समानुपाती नहीं है। मतलब 1/15 के अनुपात में ये आने चाहिए, तो ये 1/15 के अनुपात में नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई सा भी इसमें बराबर नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4/60 बराबर, फिर क्रॉस करो, बराबर नहीं है 8/100 के, और फिर बराबर ये भी बराबर नहीं है 12/140 के, फिर बराबर ये भी बराबर नहीं है 24/180 के। तो हम लिख सकते हैं, अतः कार पार्किंग शुल्क जो है वो पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पहले हम इसको करते हैं। तो 1/8 भाग हो गया, तो यहाँ 4 भाग का भी 8 भाग करना है। तो यहाँ 1/8 है, तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो 4 को 8 से गुणा करते हैं, तो 4 8 32 हो गया। तो आगे 7 है, तो 7 को भी 8 से गुणा करेंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा। मतलब अंतर बराबर होना चाहिए, 1/8 का ही आना चाहिए इसमें। यहाँ 12 है, तो 12 को 8 से गुणा करो, 12 8 96। यहाँ 20 है, 20 को 8 से गुणा करो, 160 हो जाएगा। तो ये इसमें मिश्रण का भाग हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उत्तर लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि जो गिवन है, मतलब दिया गया है कि लाल रंग के भाग अक्ष में और मिश्रण के भाग y में प्रत्यक्ष अनुपात में है। इसलिए हम अक्ष और y के संगत मान का औसत जो है वो अचर रहेगा, वो क्या रहेगा 1/8 रहेगा। तो अक्ष और y 1/8 के समान और स्थिर विचरण के प्रत्यक्ष विचरण है, जिसका अर्थ होता है कि अक्ष y का 1/8 है और y अक्ष का 8 भाग है। तो यहाँ जो प्रविष्टियाँ हैं वो इस प्रकार हम करेंगे। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर
थर्ड। इसमें दिया गया प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ हम बात करें कि एक भाग के लिए, तो यहाँ भी हमें एक बॉक्स बनाना, पहले हमें लिखना पड़ेगा माना कि लाल रंग के पदार्थ के एक्स भाग के लिए 1800 मिलीलीटर मूल मिश्रण की ज़रूरत है। तो हम इसके लिए जो तालिका बनाएंगे उसमें लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ के भाग और नीचे मूल मिश्रण के भाग। तो यहाँ पहले भाग में दिया गया है 1 भाग 75 ml। अब दूसरे भाग में दिया गया है, यहाँ तो हमें कुछ दिया नहीं गया, ये भाग हमें ज्ञात करना है और नीचे दिया गया है 1800 ml। अब हमें इसमें क्या कराना पड़ेगा, 1/75 बराबर x/1800 ml। अब इनको हमें क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणा करना पड़ेगा। देखेंगे कि भाग 1 में 75 है तो ये तो 1 हो गया, 8 की जगह हो गया 75। फिर मूल मिश्रण 1800 ml है तो 1800 ml नीचे वाले में आ जाएगा और यहाँ का भाग x मान लिया तो वो भाग हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया 1/75 बराबर x/1800, ये अपने पास आ गया। फिर हम इसको वज्र गुणा करते हैं तो 75 को x से गुणा करो और 1800 को करना है 1 से गुणा। तो 1800 को 1 से गुणा किया तो अपने पास 1800 आए और 75 को x से गुणा किया 75 x आए। अब हमें x निकालना है तो x बराबर 1800/75। 75 का इसमें भाग देंगे, 75 दूनी 150, 2 बार गया, फिर इसमें 300 बचे, 75 चौकू 300। तो अपने पास x की वैल्यू जो आ गई है वो 24 है। तो x की जगह जो भाग है वो अपना 24वां भाग आ जाएगा और हम इसको लिखेंगे कि अतः मूल मिश्रण में 1800 ml में हमें 24 भाग लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है तो वो मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो मान लो कि 5 घंटे में वो x बोतल भरती है तो ये आपको लिखना है कि माना कि 5 घंटे में x बोतलें वो भरती है तो उसकी सूचना को हम किस प्रकार लिखेंगे। उसकी सूचना को लिखेंगे पहले समय और फिर लिखेंगे बोतलें वो कितनी भरती है। तो ये बॉक्स बना लेंगे, एक ऊपर की लाइन में समय और नीचे की लाइन में कितनी बोतलें वो भरती है। तो ऊपर घंटों में तो पहले दिया है 6 घंटों में वो भरती है 840 बोतलें। फिर दूसरा दिया है इसमें वो 5 घंटे में, तो घंटों की जगह तो 5 आ जाएगा और बोतलें कितनी भरेगी वहाँ हमने x मान लिया। अब हम इसको लिखेंगे 6/840 बराबर 5/x। अब इसको हम वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 6 को x से किया 6x बराबर 840 को 5 से गुणा किया तो 0, 5 चौकू 20, 8 पंजो 40 से 2 42 अपने पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे x निकालेंगे तो x बराबर 4200/6। 6 से इसको काटेंगे 6 7 42, आगे 00 तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 700। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे अतः 5 घंटों में 700 बोतलें उस मशीन के द्वारा भरी जाएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसा कि संलग्न चित्र में ये चित्र है इसमें दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, तो ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई वो हो गई 5/5000, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बटा 50,000
5/50,000 हो जाएगी। तो वास्तविक लंबाई उसकी आ गई 5/50,000। और फिर सेंटीमीटर में है, और फिर बराबर आगे इसमें 1 सेंट, फिर इसको काटेंगे 5 एकम 5 और नीचे भी 5 एकम 5, तो नीचे 1/10,000 इसमें आ जाता है। 10,000 सेंटीमीटर ये आ गया। इसको हम 1/10 की पावर, जितने जीरो हैं उतनी पावर, तो इसमें 4 जीरो हैं तो बट्टा इसकी पावर 4 हो गई, तो इसको हम 1/10 की पावर 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और फिर ये हम ऊपर ले जाएंगे, ये पावर 1 गुणा 10 और ये पावर माइनस में चली जाएगी, तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर जो है, ये तो पहले का आंसर आ चुका है कि वास्तविक लंबाई क्या है, ये तो ये आ चुका है। अब हमें इसका देखना है कि इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि माना कि इसके फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित करने पर इसकी लंबाई अक्स हो जाती है। मतलब इसकी लंबाई को, आवर्धित लंबाई को क्या मान लिया, अक्स। तो इसमें लिखेंगे आवर्धित लंबाई और नीचे वाले बॉक्स में आवर्धित फोटोग्राफ, फिर ये बॉक्स बना लेंगे। तो इस बॉक्स में पहले में दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई के लिए 50,000 फोटोग्राफ। तो अक्स सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ये यहाँ आवर्धित लंबाई दे रखी है, तो आवर्धित लंबाई अक्स सेंटीमीटर के लिए इसमें दे रखा है 20,000। अब हम इसको लिखेंगे 5/50,000 बराबर x/20,000। अब क्या करेंगे, अब हम चाहे तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या काट सकते हैं। तो 20,000 में देखें तो 4 जीरो हैं, तो ये 4 जीरो 5,000 के 5 जीरो से काट दिए। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीपल करना है। 5 को x से किया 5x हो गया, बराबर 5 को 2 से किया 10 हो गया। x निकालेंगे तो 10/5 बराबर 2। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो हम लिखेंगे अतः आवर्धित लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये अपने पास इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हमें बताना है। तो हम माना कि 28 मीटर वास्तविक लंबाई वाले जहाज, ये लिखना है हमें कि माना कि 28 मीटर वास्तविक लंबाई वाले जहाज के मॉडल जहाज की लंबाई हमने अक्स मीटर मान ली, तो अक्स मीटर हमें मानना है। तब हम इसके लिए जो सूचना सारणी बनाएंगे वो किस प्रकार होगी। तो इसमें पहले तो मॉडल की लंबाई आ जाएगी और नीचे आ जाएगी वास्तविक लंबाई। तो ये 2 बॉक्स बन गए, एक तो मॉडल की लंबाई, एक वास्तविक लंबाई। तो मॉडल की लंबाई तो सेंटीमीटर में है और वास्तविक लंबाई मीटर में है। फिर इसमें पहला तो दे दिया 9 और 12, एक बॉक्स तो ये बन गया, और दूसरे में 28 मीटर दिया है और x सेंटीमीटर हमें निकालना है, तो अपने पास ये बन गया। इसको हम लिखेंगे 9/12 बराबर x/28। अब अगर कट रहा है तो देखो 6 के पहाड़े से कट रहा है, 6 दूनी नहीं कट रहा, 6 के पहाड़े से नहीं कट रहा, और आगे क्या है 28 है, 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 × 12 और 4 × 28। अब क्रॉस मल्टीपल करो, 3 को x से किया 3x आया, बराबर 9 को 7 से किया 63 आया। x निकालेंगे तो 63/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21, x की वैल्यू 21 आ चुकी है, तो यहाँ पर वैल्यू अपनी 21 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः मॉडल जहाज की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं,
तो निम्नलिखित चीनी में कितनी चीनी के क्रिस्टल होंगे। पहला है 5 केजी और दूसरा 1.2 केजी। तो सबसे पहले हमें आंसर में लिखना है, माना कि 5 किलोग्राम चीनी और 1.2 किलोग्राम चीनी में एक्स और वाई क्रिस्टल हैं। तो यहाँ हमें एक्स और वाई क्रिस्टल मानने हैं। फिर इसकी हम सूचना सारणी बनाएंगे, तो वो कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। तो इसमें पहले तो आएगा क्रिस्टलों की संख्या, तो क्रिस्टलों की संख्या आएगी और दूसरा आएगा चीनी केजी में। तो क्रिस्टलों की संख्या पहले दी है 9 गुणा 10 की पावर 6 और इसमें केजी दिया है 2 केजी। फिर आगे इसमें हमने क्या मानना है, क्रिस्टल एक्स वाई हमने माने हैं। तो एक तो एक्स मान लो क्रिस्टल, एक वाई। एक्स के लिए केजी दिया है यहाँ 5 और वाई दिया है 1.2, तो ये दोनों केजी यहाँ लिख दिए। फिर हम लिखेंगे कि यह प्रत्येक विचरण की स्थिति अपने पास आ चुकी है। अब क्या करना है, अब हम आगे देखें। तो इसमें पहला जो है 5 केजी वाला, ये करते हैं। तो इसमें पहले तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे, 9 गुणा 10 की पावर 6 बट्टा 2 बराबर x बट्टा 5। पहले वाला कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x को 2 से किया तो 2x हो गए। आगे 9 गुणा 10 गुणा 5 अपने पास आ चुका है। 10 की पावर कितनी है, 6 है। फिर हम x निकालेंगे, तो x निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 5। फिर अपने पास ये आ चुका है। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो अपने पास 2 पंजो 2 का भाग देंगे, तो ये अपने पास, इसको हम लिखेंगे तो इसको हम डबल कर देंगे कि अपने पास जो 5 आए हैं, 9 गुणा 10 की पावर 6 तो अपने पास आ चुके हैं। आगे अपने पास 5 आए हैं, उसको 2 से गुणा करो और फिर नीचे 2 आए हैं, उनको भी 2 से गुणा करो। या तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 9 बट्टा 5 दूनी 10, ये बना दिए, 10 ये हैं ही। फिर 9 गुणा 10 की पावर अपने पास 7 हो गई और नीचे 2 दूनी 4 हो गई। तो 9 गुणा 10 की पावर 7 बट्टा 4। अब 4 को 9 में भाग दिया तो अपने पास 2.25 आ गए गुणा 10 की पावर 7। तो ये तो आ गया पहले वाले का आंसर। इसके अंत में लिखेंगे, अतः 5 किलोग्राम चीनी में 2.25 गुणा 10 की पावर 7 क्रिस्टल होंगे। अब दूसरे वाले में 1.2 वाले में देखते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें था 9 गुणा 10 की पावर 6, तो वही रहेगा नीचे बट्टा 2 और बराबर y बट्टा 1.2 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, अब वही क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 9 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 1.2 और बट्टा 2y, इधर वाले गुणा किए तो 2y हुए थे। अब y निकालेंगे तो ये 2 बट्टा में नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तो 0.6 अपने पास आ जाते हैं। 0.6 आ गए। अब 9 को 6 को गुणा करते हैं, 9 6 54, तो 5.4 आ गए और गुणा 10 की पावर अपने पास 6 थी। फिर अंत में हम लिखेंगे, अतः 1.2 किलोग्राम चीनी में 5.4 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल होंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है, माना कि सड़क पर 72 किलोमीटर की दूरी के मानचित्र में 8 सेंटीमीटर की दूरी निरूपित की गई है। तो इसके लिए भी हमें वो सूचना सारणी बनानी पड़ेगी। सूचना सारणी में पहले तो आ जाएगा सेंटीमीटर, मानचित्र में जो दूरी है वो सेंटीमीटर में और वास्तविक दूरी किलोमीटर में।
तो ऊपर सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर इसमें 1 दे रखा है, 1 के लिए 18 किलोमीटर है। फिर आगे इसमें किलोमीटर दे रखा है 72, सेंटीमीटर दे नहीं रखा है, मतलब ये अक्स वाला सेंटीमीटर निकालना है। फिर इसको लिखेंगे 1/18 बराबर अक्स बटा 72। ये लिखने से पहले, ये इतना लिखने से पहले हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी कि यह प्रत्यक्ष विचरण की स्थिति है। फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करो, 18 को अक्स से किया 18 अक्स हो गए, और बराबर 1 को 72 से किया 72 हो गए। फिर अक्स बराबर 72/18, 18 चौको 72, तो 4 सेंटीमीटर। अक्स की वैल्यू यहाँ 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। आप यहाँ इसको वैसे भी काट के कर सकते थे, 18 एकम 18, 18 चौको 72। क्रॉस मल्टीपल करते 1 को अक्स से किया तो अक्स रहता, और 4 को 1 से करते तो 4 होता, तो अक्स की वैल्यू 4 वैसे ही तुरंत आ जाती। फिर अंत में हम लिखेंगे अतः मानचित्र में दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो उसी समय पर ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, और उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे, माना कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई वाली छाया के खंबे की लंबाई अक्स मीटर हमको माननी है, और माना 5 मीटर लंबाई वाली छाया के खंबे की लंबाई हमने वाई मीटर मानी है। तो यहाँ अक्स और वाई दोनों मीटर हमें मानने हैं। तो इसके लिए वो सारणी बनेगी। तो सारणी में क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा खंबे की लंबाई जो है, खंबे की लंबाई मीटर में, और दूसरा है छाया की लंबाई मीटर में, ये दोनों लिखने हैं। तो पहले दी गई है खंबे की लंबाई 5.60 मीटर, और इसके लिए हमें दिया गया है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये छाया की लंबाई दी गई है। फिर हमें आगे दिया गया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा, तो खंबे की लंबाई 20, खंबे की लंबाई 10 मीटर 10.50 सेंटीमीटर। फिर हमें इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वो हमने अक्स मानी है, शुरू वाली लाइन में ही मान ली। इसके लिए थोड़ी सारणी एक और बढ़ जाएगी। सेकेंड वाले के लिए खंबे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो यहाँ छाया की लंबाई दे रखी है वो तो 5 है। ऊंचाई हमने शुरू में ही क्या मान ली थी, वाई मान ली थी। शुरू में माना था कि छाया की लंबाई हमने अक्स मीटर मानी थी, और 5 मीटर लंबाई वाले खंबे की छाया के खंबे की लंबाई हमने वाई मीटर मानी थी। तो ये अपने पास सूचना सारणी बन गई। फिर हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है यह प्रत्यक्ष विचरण की स्थिति अपने पास आ चुकी है। अब हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे 5.60 ये ऊपर वाला, नीचे बट्टा 3.20 और फिर बराबर 10.50 बट्टा अक्स। फिर क्रॉस मल्टीपल इनको करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5.60 तो अक्स से हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगे। फिर अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5.60 तो नीचे आ गया, और ऊपर 3.20 गुणा 10.50। फिर इसको हम काटेंगे और गुणा करेंगे तो अपने पास 6 मीटर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः छाया की लंबाई, यहाँ अक्स की जगह 6 मीटर आ चुकी है। अब हम वाई वाले में करते हैं, सेकेंड वाले में। तो उसके लिए पहले तो वही रहेगा 5.60 बट्टा 3.20 बराबर, इसमें वाई बट्टा 5 आया था, क्रॉस मल्टीपल करो तो अपने पास 3.20 वाई आ जाएगा, और 5 गुणा 5.60 आ गया। वाई निकालेंगे तो वाई के साथ जो वैल्यू है 3.20 नीचे आ जाएगी, और ऊपर 5.60 गुणा 5 आ जाएगा। इन सभी को काट पीट के करते हैं
गुणा करते हैं तो 8.75 मीटर अपने पास आ चुका है, वो y की वैल्यू आ चुकी है। अतः हम लिखेंगे, अतः खंबे की लंबाई जो है वो 8.75 मीटर है। तो पहले हमने फर्स्ट वाले में छाया की लंबाई और दूसरे में खंबे की लंबाई ज्ञात कर ली है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना ट्रक 5 घंटे में x किलोमीटर चलता है, तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। सारणी में पहले है दूरी मतलब किलोमीटर, दूसरा है घंटे मतलब समय। तो पहले तो दे दिया है 14 किलोमीटर दूरी 25 मिनट में, तो हम जानते हैं 25 एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। फिर 25 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 25/60 अपने पास आ जाता है, तो ये घंटे में आ गई। दूसरी इंडेक्स बनाएंगे, इसमें 5 घंटे तो दे रखे हैं मगर इसमें किलोमीटर वाली दूरी नहीं दे रखी है, वो हमने x मानी थी। तो ये लिख आने के बाद में हम लिखेंगे, यह प्रत्यक्ष विचरण की स्थिति अपने पास आ चुकी है। अब हम लिखेंगे 14/25/60 और बराबर x/5। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि ये 60 जो है, पहले तो ये चेंज करेंगे, 60 के नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में लगाएंगे, तो ये और ये तो एक साथ आ जाएंगे, 25 और एक साथ आ जाएंगे, तो 14 गुणा 60/25 और बराबर x/5 अपने पास आ चुका है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 25 x हो गए बराबर 14 गुणा 60 गुणा 5, अपने पास ये आ चुका है। अब x हम निकालेंगे तो x बराबर 14 गुणा 60 गुणा 5/25। 5 को 25 से काट दिया 25 और 5 को 60 से काट दिया 12×5 60। 14 को 12 से गुणा किया तो अपने पास 168 जो है किलोमीटर x की वैल्यू आ चुकी है, तो इस x की जगह 168 किलोमीटर आ जाएगा। फिर अंत में हम लिखेंगे, अतः 5 घंटे में ट्रक 168 किलोमीटर चलता है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।